नमस्कार, स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। मैं हूं चारू कार्तिकेय। लीगल पॉइंट के आज के अंक में हम बात करेंगे अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। यूं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी एक मूलभूत अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है जो भारत का संविधान भारत के हर एक नागरिक को सुनिश्चित करता है। पर किस तरह का कानून का ढांचा हमारे देश में है अभिव्यक्ति की आज़ादी की सुरक्षा देने की, और अगर किसी को महसूस होता है कि किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हुआ है तो किस तरह के कानूनों का वो सहारा ले सकता है। कुछ सवाल हैं और भी इसके अलावा कुछ और जानने की कोशिश करेंगे लीगल पॉइंट के आज के अंक में। हमेशा की तरह स्टूडियो में कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे अभिव्यक्ति की आज़ादी से के कानूनी और सामाजिक पहलुओं को। और इसके अलावा हमेशा की तरह हम इस कार्यक्रम में हम आपके फ़ोन कॉल्स भी लेंगे। आपके अगर कोई सवाल हैं इस मुद्दे से जुड़े हुए तो आप हमारे साथ रख सकते हैं। अपने विशेषज्ञों के साथ हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब ढूंढने के। सबसे पहले मैं अपने स्टूडियो में आए हुए आज मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे बाएं तरफ हैं जस्टिस MC अग्रवाल। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं। जस्टिस अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनका साथ देंगे प्रोफेसर हेमंत जोशी। आप भारतीय जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर हेमंत जोशी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लें, 1800-115313। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, 1800-115313। ये फ़ोन नंबर लगातार आपकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी आता रहेगा। ये हमारी टोल फ्री लाइन है और इस पर आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जस्टिस अग्रवाल, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी, संविधान कैसे इसको देखता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी तो हमेशा से रही है। आप देखते होंगे खजुराहो में कितनी तस्वीरें हैं, वो अभिव्यक्ति है आदमी के ख्यालों की। जी। इसके बहुत पुराने हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन ब्रिटिश टाइम में भी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी। जो उस पर नियंत्रण थे वो IPC वगैरह के सेक्शंस में कि आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, सेडिशन, ट्रीजन, इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते, सोसाइटी में जो है डिसअफेक्शन नहीं फैला सकते। तो उसके लिए उसको छोड़कर बाकी सब अभिव्यक्ति की और स्पीच की आज़ादी हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। इसको एक बहुत मजबूत कानूनी ढांचा हमारे संविधान ने दिया है। आर्टिकल 19 में उसको स्पेसिफाई किया है क्या क्या आज़ादी होंगी और उन पर क्या नियंत्रण होंगे। 5-6 क्लॉजेज हैं, उनमें इसको बताया है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए, फॉरेन अफेयर्स के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए इसकी आपको नियंत्रण में रहना पड़ेगा। उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। जी। तो आप कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसको संविधान ने कानूनी ढांचा तो एक पहनाया है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सेफगार्ड्स रखे हैं कि कुछ केसेस में है जहां इंसान को जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए, जहां तक अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात है। प्रोफेसर जोशी, हमारे यहाँ प्रेस के बारे में कहा जाता है कि अमेरिकी संविधान से थोड़ा अलग हमारे यहाँ है। अमेरिकी संविधान में प्रेस को अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, लिखने की आज़ादी के लिए, बोलने की आज़ादी के लिए अलग से संविधान में प्रावधान है। हमारे यहाँ वो आर्टिकल 19 से ही है। जो आम नागरिक को जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है उसी से प्रेस को भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है। क्या ये क्वालिफाइड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना होना, एक ही ब्रॉड अम्ब्रेला के तहत हर एंटिटी का कवर होना, ये किस तरह से काम करता है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अमेरिका का जो फर्स्ट अमेंडमेंट है जी, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रेस का उल्लेख किया गया है जी। लेकिन अगर आप कायदे से देखें, जहाँ से इस इतिहास से जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है जी, वहीं सबसे पहले अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रेस के साथ जोड़ा गया था। और ये भी जानने की बात है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल कब शुरू हुआ। ये लोकतांत्रिक समाजों के उदय के साथ आरंभ हुआ जी। तो जैसे ही लोकतांत्रिक समाज बने जी, उनमें ये मानव के अधिकारों की बात आरंभ हुई जी। और उन अधिकारों में से एक जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है। अब हिंदुस्तान में अगर उसको प्रेस नहीं लिखा गया वहाँ पर, और जो सामान्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसी के अंदर प्रेस की भी स्वतंत्रता निहित रखी गई है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे अभी जिन चीज़ों पर चर्चा करनी चाहिए कि अभी जस्टिस साहब ने भी उल्लेख किया विशेषाधिकारों का जी।
संविधान के अंदर जो है कुछ चीज़ें ऐसी बनाई गई जैसे विशेषाधिकार दिए गए संसद को जी, न्यायालय को, तो कहीं ना कहीं संपूर्ण आज़ादी तो उसमें भी नहीं दी गई है जी, वो तो पहले से ही क्वालिफाई कर दिया गया है जी। लेकिन बहुत सारे लोग आजकल ये सोचते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब है संपूर्ण एब्सोल्यूट आज़ादी। वो कहीं होती भी नहीं है, वो किसी भी व्यवस्था में संभव नहीं है जी। तो इनके बीच में क्या संतुलन होने चाहिए अगर और प्रेस बार बार ये इस बात की चर्चा भी करता रहा है कि अगर संसद के पास विशेषाधिकार हैं और अगर न्यायालय के पास विशेषाधिकार हैं तो हमको जिसको कि चौथा स्तंभ लोकतंत्र का माना गया है तो हमारे पास भी अधिकार होने चाहिए जी। तो जो असली झगड़ा कभी होता भी है इन संस्थाओं के बीच में तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि प्रेस एक चौथे स्तंभ की तरह से जी एक प्रकार की विशेष स्वतंत्रता की मांग करता है जी। लेकिन आजकल दिक्कत ये भी हो गई कि प्रेस की स्वतंत्रता पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं जी। वो संविधान के तहत नहीं, संविधान के बाहर भी जी। जस्टिस अग्रवाल, प्रेस से अगर आगे बढ़ें, प्रेस के अलावा हमारे समाज के और अंगों की बात करें, आम नागरिकों की बात करें, कलाकारों की बात करें, सबसे ज़्यादा चर्चा में जब हम इस शय की बात करते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी की, तो सबसे ज़्यादा चर्चा में कलाकार आते हैं या लेखक आते हैं। भारत का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है किताबों पर बैन हो जाने का। किताबें लिखी जाती हैं, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट होता है और विरोध इतना तेज़ हो जाता है कि सरकार को कई बार मजबूर होना पड़ता है, घुटने टेकना पड़ता है। उन प्रोटेस्ट के आगे किताबें बैन हो जाती हैं, फिल्में बैन हो जाती हैं, फिल्मों के टाइटल बैन हो जाते हैं, फिल्मों के डायलॉग्स बैन हो जाते हैं, कई बार फिल्मों के गानों के लिरिक्स बैन हो जाते हैं। आर्ट एग्जीबिशंस पर, पेंटिंग्स पर, चित्रकला पर कई तरह का हमला होता है, कई तरह के विरोध होते हैं, नाटकों पर विरोध होते हैं। इस तरह के विरोध को कैसे हम देखते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी में भारत में? देखिए, मेरी राय में एक व्यक्ति जब कहीं प्राइवेट सी जगह में कुछ कहता है तो उसका ज़्यादा असर नहीं होता जी। मीडिया है, टेलीविज़न है, अखबार हैं या कलाकारों की फिल्में हैं, दे आर सीन बाय इन्यूमरेबल पीपल जी। उनमें अगर जो भी बात होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पहुंचती है और उसका उतना ही असर होता है। इसलिए मेरी राय में प्रेस को, टेलीविज़न को, फिल्म्स को, दे हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स देन एन ऑर्डिनरी मैन जी। और ये जो छोटी छोटी बातों पे उपद्रव से हो रहे हैं जी, ये लैक ऑफ टॉलरेंस की वजह से है जी। लोगों में सहन शक्ति, सहिष्णुता जो है वो कम होती जा रही है। वी आर बिकमिंग एन इनटॉलरेंट सोसाइटी। और कोई किसी बात पे एतराज़ करता है और मास मूवमेंट खड़ा हो जाता है उसको जी। तो अगर हमारे यहाँ आज़ादी है अभिव्यक्ति की तो ये इंटॉलरेंस क्यों बढ़ता जा रहा है? कोई रिश्ता है, कोई कनेक्शन है जिस तरह का ढांचा हमारे यहाँ है उसमें और इस इंटॉलरेंस के बढ़ने में? इसका मैं कोई ख़ास तो नहीं बता सकता, लेकिन एक जो मेरी समझ में आता है कि कुछ लोग हैं मिसचिफ मॉन्गर्स जो चीप पब्लिसिटी चाहते हैं। वो किसी भी चीज़ को लेके कहीं मुकदमा दायर कर देंगे किसी एक्टर के ख़िलाफ़, तो सिर्फ ये पब्लिसिटी उनकी हो जाएगी, एक्टर वहाँ आएगा, उससे मुलाकात हो जाएगी, या किसी पिक्चर को बैन करा देंगे तो उससे पैसा हड़प लेंगे जी। इस तरह की एक बात और भी है कि ये जो सहिष्णुता है जी, इसके पीछे अगर देखें तो एक उसकी सामाजिक व्याख्या की जा सकती है कि पहले के समाज जी, जहाँ लोगों के पास अधिकार नहीं थे और वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं थे, तो वहाँ क्या होता था, कला के क्षेत्र में क्या हुआ और उस पर किसी ने विरोध किया नहीं किया ये पता नहीं लगता था जी। आज क्योंकि लोकतांत्रिक समाज है, लोगों को अधिकार है और फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है। सत्ता को केवल सरकारों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, सत्ता के कई केंद्र होते हैं जी। और सबसे बड़ा केंद्र तो हम जानते ही हैं कि लोकतंत्र में मतदाता होता है जी। तो मतदाता को अपने साथ रखने के लिए या उसको दूसरे किसी दल से विमुख करने के लिए भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं लोगों को, पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए। तो एक चीज़ें एक काम में आती हैं, एक किताब आ गई उस पर विवाद खड़ा कर दीजिए जी।
तो बहुत सारे लोगों को आप अपनी तरफ ले लेते हैं या बहुत सारे लोगों को किसी एक व्यक्ति के खिलाफ खड़ा कर देते हैं जी। यही चीज़ लगभग सब क्षेत्रों में देखी जाती है। मज़ेदार बात यह है कि इसमें कुछ इसके सरकारें कई बार किस तरह से व्यवहार करती हैं ये समझ नहीं आता। हेमंत जी, आता हूं मैं इस पहलू पर। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। पहले परमजीत हैं हमारे साथ पंजाब से। परमजीत, स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। हाँ जी, थैंक यू सर। सर मैं पट्टी डिस्ट्रिक्ट अमृतसर से बोल रहा हूँ सर। अभी थोड़े दिन पहले ये जो बाल साहब ठाकरे के निधन हुआ था, उस पे बाद में लड़कियों का वो किया, तो कितना वो उनको अरेस्ट कर लिया, कितना फिर दोबारा बाद में उनको छोड़ना पड़ा जब मीडिया में वो बात आई। तो इतना ये अगर प्रेस को आजादी हो तो आम आदमी को भी आजादी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी बात रख सके, क्योंकि हमारा देश ऐसी कंट्री है जिसमें हम सभी खुल के बात कर सकते हैं। जी परमजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सवाल के लिए। जस्टिस अग्रवाल, हमने अभी तक जिन क्षेत्रों की बात की जहां अभिव्यक्ति की अक्सर चर्चा होती है, ये एक नया क्षेत्र है जो पिछले कुछ सालों में उभर कर आया है, इंटरनेट से जुड़ी हुई अभिव्यक्ति की आज़ादी। क्योंकि आज का युवा खासकर इंटरनेट पे अपने आप को बहुत ज़्यादा अभिव्यक्त कर रहा है। फेसबुक, ट्विटर, इस तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बहुत उसको मुहैया हो चुके हैं जिस पर वो एक्सप्रेशन होता है। और जिस एपिसोड की इन्होंने बात की, जो हमने मुंबई में देखा, शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के निधन के बाद 2 लड़कियों ने कुछ अपने कमेंट्स जाहिर किए थे फेसबुक पर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के आर्टिकल 66A का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। बाद में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ तो फिर पुलिस को उनको छोड़ना पड़ा, लेकिन तब तक ये मुद्दा पूरे देश के फोकस में आ चुका था, इस पर चर्चा बहुत हुई। इंटरनेट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का रिश्ता किस तरह से आगे बढ़ रहा है? क्या इंटरनेट इसको और आगे बढ़ा रहा है या और नई प्रॉब्लम्स, नई पेचीदगियाँ खड़ी कर रहा है? मेरे ख्याल से तो बात कुछ नहीं है, चाहे आप किसी बात को इंटरनेट से कहें या टेलीफोन से कहें या ओरली कहें, बात तो बात ही है जी। ये जो बॉम्बे का एपिसोड हुआ, ये तो बिल्कुल ही अनफॉर्चुनेट था। उसको कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहिए था, एंड इट वाज द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू सी वेदर एन ऑफेंस इज मेड आउट और नॉट। लॉ में एक प्रोवर्ब है कि द लॉ डज नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ट्राइफल्स। तो it was such a minor thing, the magistrate should not have remanded these girls to custody at all, and it was a very unfortunate incident. जी, चलिए एक दर्शक और हमारे साथ फोन लाइन पर है, मधुसूदन है हमारे साथ दिल्ली से। मधुसूदन जी, स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। थैंक यू सर। जी बताइए। सर मैं पूछना चाहता हूँ, सॉरी सर, मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे आपका जो प्रोग्राम चल रहा है अभिव्यक्ति की आज़ादी जी, तो इसमें जो अभी फिल्मों पे जो बैन लग रहा है, अभी तक जो इतिहास राज्य में पुस्तकों को बैन लगता है, मैं चाहता हूँ सर इसके लिए एक कानून संस्था बननी चाहिए, एक पैनल बनना चाहिए कि कोई फिल्म रिलीज होने से पहले या कोई पुस्तक आने से पहले एक बार कानूनी तौर पर उसे परखा जाए, उसके बाद ही वो पुस्तक या जो फिल्म है वो मार्केट में या थिएटर में रिलीज हुए। चलिए मधुसूदन जी, आपकी राय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का मैकेनिज्म हमारे यहाँ ऑलरेडी है जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कहते हैं, या जिसे आम भाषा में सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है। मैं इस पे भी जानना चाह रहा हूँ आप लोगों की राय कि किस तरह से सेंसर बोर्ड के भी शायद रोल के एवोल्यूशन की ज़रूरत है, किस तरह की इवैल्यूएशन की, क्योंकि आखिरकार सेंसर बोर्ड का रोल अंडरमाइन हो जाता है जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं। वो फिल्म जो क्लियर हो चुकी है सेंसर बोर्ड से, उसके खिलाफ कई तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, और जब सरकारें उन प्रोटेस्ट के आगे घुटने टेक देती हैं और जब कदम उठाती हैं तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशन उभर कर आती है जब हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक की, जब वापस आएंगे तो चर्चा जारी रहेगी। जुड़े रहिए लीगल पॉइंट से।